तो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या स्टार्ट करने वाले हो, दोनों ही केसेस में सबसे पहला जो टूल है वो है सिलेबस। हम किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास उसका सिलेबस होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हमें यह भी पता हो कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, मतलब कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन थोड़ी सी आसान लगने लग जाती है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स सिलेबस, फिजिक्स का डिटेल्ड सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर फॉर पीजी फिजिक्स एज वेल एज फॉर सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, उसके लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आईआईटी जैम का जो एग्जाम है वो 3 सेक्शन में पूछा जाता है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3 सेक्शन में आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस रहते हैं वो है क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 10 जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के रहते हैं और 20 क्वेश्चन वो 2 मार्क्स के रहते हैं। तो टोटल ये रहता है कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का रहता है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू होते हैं, है ना। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक सही क्वेश्चन होगा। इस सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो गलत हो गया तो उसके नेगेटिव मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे, 0.25% का डिडक्शन हो जाता है। फिर बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल जो 20 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। इस सेक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एमएसक्यू। एमएसक्यू का मतलब मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन तो होंगे पर उनके राइट आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब आप जरूरी नहीं कि आपका बी ऑप्शन सही हो, बी और सी भी सही हो सकते हैं, बी और डी भी सही हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा उसके ऑप्शन सही होंगे। इस सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जबकि सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। फिर बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर होते हैं 20 और ये 20 क्वेश्चंस में इनिशियल 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल ये 30 मार्क्स का सेक्शन आता है। यहां पर भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, नो नेगेटिव मार्किंग। दूसरी चीज क्या है, ये होता है नेट टाइप सेक्शन। नेट टाइप सेक्शन का मतलब यहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करना है, आपको स्क्रैबल पेपर दिए जाते हैं, उनके ऊपर सॉल्व करिए और उसका आंसर टाइप कर दीजिए, है ना। तो टोटल 3 सेक्शन है, जिसमें से पहला जो सेक्शन है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, बाकी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 60 मार्क्स के और टोटल जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं 60 और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100 मार्क्स में से आपको नंबर मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में जो टोटल सिलेबस है उसको 7 मॉड्यूल्स में कह लो या 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो पहला मॉड्यूल या पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिकल मेथड्स या मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में यहां पर आपको बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। हम इनमें ये भी बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, क्योंकि वही हमारा इंटरेस्ट है। हमें मेनली ये जानना है कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सिलेबस की अगर पहले पूरी बात करें तो सिलेबस है कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल्स, टेलर एक्सपेंशन, फरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल्स, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ लीनियर सेकंड ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेट्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब साहब आपने इतना सारा सिलेबस बता दिया, सर आपने इतना सारा बता दिया, इतना सारा तो हमें पढ़ने की आदत ही नहीं है, क्योंकि हम इतना तो पढ़ते ही नहीं है हमारी ग्रेजुएशन के अंदर। अब तो वो बताओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करें या कभी भी आप स्टार्ट करेंगे, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में ज्यादातर जहां से क्वेश्चंस आते हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, वो होते हैं एक तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट या मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेट, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सेक्शन,
देन उसके बाद वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा अलॉन्ग विद मल्टीपल इंटीग्रल्स, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन स्टोक्स थ्योरम, ये पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जो रिमेनिंग बचता है फरियर सीरीज, टेलर एक्सपेंशन, परफेक्ट इम्परफेक्ट डिफरेंशियल, पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन, ये आपके ऊपर है, आप करना चाहें ना करें, ये लास्ट में भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ये जो पूरे सेक्शन है जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये जो टॉपिक्स है जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से। यहां से ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। इनमें भी आपको अगर मैं टफ कहूं कि कौन से टफ पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा हो सकता है कि आपको टफ लगे, वेक्टर अलजेब्रा का कुछ पार्ट आपको टफ लग सकता है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल सा पड़ता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जरूर है कि सेकंड ऑर्डर में आपको इनिशियली प्रॉब्लम आ सकती है, पर बाद में वो इजीली कर ले जाएंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स आप 11th क्लास से 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। बाकी जो चीजें हैं जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, जिनको अंडरलाइन नहीं किया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लास्ट की प्रायोरिटी है, लास्ट में आप देख लेना, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप टॉप रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आपको फिर वो सारी चीजें कवर करके चलनी पड़ेगी। और आपको ऐसा है कि मेरे को एग्जाम निकालना सिर्फ है, तो उस केस में फिर आप देख सकते हैं आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सेकंड सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका फोबिया रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कि यार छोड़ ही देते हैं इसको, मतलब कि क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं, कभी सेंटर ऑफ मास कहीं आ जाता है, कभी सेंटर ऑफ मास कहीं आ जाता है। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, देन उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कार्टेशियन, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ एंड फील्ड, conservation and non-conservation force, system of particles, center of mass, equation of motion of center of mass, conservation of linear and angular momentum, conservation of energy, variable mass system, elasticity, elastic and elastic collision, rigid body motion, fixed axis rotation, rotation and translation, moment of inertia and product of inertia, parallel and perpendicular axis theorem, principal moment, kinematics of moving fluid, equation of continuity, Euler's equation and Bernoulli's theorem। तो इतने बड़े सिलेबस में से क्या पढ़ें, इतना सारा तो सर बस की नहीं है अपने। क्या पढ़ना है सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, करीबन एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन आता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और नेट टाइप में इसका क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा जो विस्कस फोर्स है और इन चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से स्टार्ट कीजिए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खत्म कीजिए, साफ, इतना बहुत है। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक चैप्टर आता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन, जिसमें कि ये पूरा का पूरा कवर होता है, यहां से लेके और यहां तक का पार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स एंड ये जो पूरा या रोटेशनल मोशन इसको बोल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स और मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ एंड फील्ड, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैकेनिक्स से, यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात करें अगर थर्ड सब्जेक्ट की, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब कि काफी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एक महीने में आप 2 कर सकते हो, पर ये सब्जेक्ट ऐसा है जो एक महीने में पूरा चलता ही रहेगा। बहुत ज्यादा टॉपिक्स है इसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े में से इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या है, उसको हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में क्या आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले में क्या आएगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटोस्टैट्स में क्या पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में वही आपका 11th-12th का जो सिलेबस होता है, जो स्पेशली 12th का जो सिलेबस होता है, जो आपने 12th के अंदर पढ़ा हुआ है, वही सारा का सारा यहाँ पर पूछा जाता है। थोड़ा सा उसमें एडवांस हो जाता है, यानी कि कूलम्स लॉ, गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन एक ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ये आपको 12th क्लास में देखने को नहीं मिलता है। लाप्लास इक्वेशन, कंडक्टर्स आपने 12th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बायो सावर्ट लॉ, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, Faraday's law of electromagnetic induction, self-induction and mutual inductance, alternating currents, simple and DC AC circuit with R, L and C components, displacement current, Maxwell equation and plane electromagnetic waves, Poynting theorem,
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट अ डाइइलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, लॉरेंज फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सवाल ये है कि सर इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ हम से ज्यादा जो चीजें पूछे जाने वाली है वो क्या है, तो वो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जो पूछा जाता है, सबसे पहले तो अनडाउटेडली मैक्सवेल इक्वेशन एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग थ्योरम। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, लॉरेंज फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। देन उसके अगर बाद में बात करूं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बाद अगर हम बात करें तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो निकलने की पॉसिबिलिटी होती है ईएमटी से। हालांकि ईएमटी के साथ चक्कर क्या है कि सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक फॉर्मूला दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली आपको पढ़ना तो ये पूरा ही होता है, फिर भी ज्यादा फोकस जो आपको रखना होता है वो जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं पार्ट, उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होता है। देन फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहे हैं, दैट इज ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। 3 सब्जेक्ट मिलाए हुए हैं, ऑसिलेशन अलग हो गया, वेव्स अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है, ऑप्टिक्स अलग सब्जेक्ट है, तीनों को मिला के एक सेक्शन बना दिया। तो ऑसिलेशन में अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ऑसिलेशन के अंदर आपको जो आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जनरल सॉल्यूशंस उसके, सुपरपोजिशन आती है 2 और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, लिसाजो फिगर्स, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर्स, रेजोनेंस की कंडीशन। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बनता है, यहां पर इंपॉर्टेंट जो बनता है वो लिसाजो फिगर्स, उसके अलावा जो सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर में जो कंडीशंस बनती हैं, स्पेशल कंडीशंस, क्रिटिकल कंडीशन, ओवर डैम्पिंग की, अंडर डैम्पिंग की, उनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर अगर हम बात करें वेव के लिए, तो वेव में यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव से। उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। फिर डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन निकलने के चांस होते हैं। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये 4-5 टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं, डायफ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड पोलराइजेशन। डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स के लिए, तो उसके लिए मैंने एक बैच चलाया हुआ है, दैट इज नोन एज लक्ष्य 2025 बैच। ये बैच रहेगा स्पेशली आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स के लिए। ये बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, ये बैच ऑलरेडी रनिंग में है। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिल जाती हैं क्लासेस, लाइव क्लासेस, यानी कि आपकी जो क्लासेस है डेली बेसिस पर अपलोड होती है, रेगुलरली अपलोड होती है। प्रीवियस ऐसा नहीं है कि पुराने साल में जो क्लासेस है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी गई है, डेली बेसिस पर क्लासेस अपलोड होती है और आपको वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको जो डाउट सेशंस है वो भी इसमें मिल जाते हैं। सैटरडे संडे आपके डाउट सेशंस रहते हैं। डीपीपी आपको मिल जाता है, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत सॉलिड हो जाती है। इसके अलावा जो क्लास पीडीएफ है, मतलब जो मैं आपको क्लास में पढ़ाने वाला हूं, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। इस बैच का जो प्राइस है वो लिमिटेड टाइम के लिए 5500 रुपीज है, 5500 रुपए इस बैच का प्राइस है, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये लिखा हुआ है, पूरा सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इसमें पूछा जाता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उसको बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस है वो 2 से 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में पूछा जाता है पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपार्टीशन, एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो डायटोमिक ट्राइटोमिक गैसेस, वान डेर वाल इक्वेशन, ये सब आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। फिर दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपके 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर एक सेक्शन आपका बन जाता है एंट्रोपी का, एंट्रोपी से रिलेटेड जितने भी है, कार्नोट साइकिल से रिलेटेड एक सेक्शन में आपसे पूरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिकल की, तो स्टैटिस्टिकल में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जो मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, फर्मी ड्राइक स्टैटिस्टिक्स के बेसिक रहते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो कार्नोट साइकिल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस निकलने के चांसेस रहते हैं, कार्नोट साइकिल से।
फिर ये जो है फेज ट्रांजिशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, यहां से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांस होते हैं। जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेसिक्स होते हैं, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं एंट्रोपी, सेकंड लॉ एंट्रोपी, यहां से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांस होते हैं। और ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विपार्टीशन एनर्जी है, इस पे से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर बात करें मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स कॉम्बिनेशन है 3 सब्जेक्ट का, एक क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद 4 सब्जेक्ट है, सॉरी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक में भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, शुरू वाला चैप्टर है बस, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स, तो पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स आपसे पूछा जाता है, जो आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। अब क्या उसमें से पूरा पढ़ना होता है? नहीं, उसमें जो इनिशियल चैप्टर्स होते हैं, इनिशियल चैप्टर्स मतलब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बहुत ये जो चैप्टर्स है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद जो ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। फिर उसके बाद जो श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की श्रोडिंजर इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन स्टेप पोटेंशियल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको पूरा पढ़ना होता है। STR जिसको हम बोलते हैं, ये आपको पूरा पढ़ना होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर अगर हम बात करें एटॉमिक फिजिक्स में, तो एटॉमिक फिजिक्स में आपको केवल जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, वो पढ़ना होता है। वहां से बेसिक जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़े, वही उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं होता है, शेल मॉडल या जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, इनमें घुसना नहीं होता है। न्यूक्लियर की बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, डीके, न्यूक्लियर रिएक्शंस, इनके ऊपर फोकस रखना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत इजी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर अगर हम बात करें लास्ट सब्जेक्ट की, दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रावेस लैटिस, बेसिक्स, मिलर इंडाइसिस, एक्सरे डायफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसके बाद फर्मी लेवल तक ये पूरा पढ़ना होता है आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। यहां से बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं ये। ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मिलर इंडाइसिस के ऊपर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एक्सरे के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर पीएन जंक्शन दिया हुआ है आपको, और जीनर डायोड, बीजेटी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, और जो एम्पलीफायर्स हैं वो दिए हुए हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो बनते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बीजेटी में बाइसिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जीनर डायोड के क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप हो जाते हैं, और जो सेमीकंडक्टर के जो बेसिक होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बूलियन अलजेब्रा और उसके जो लॉजिक गेट्स वगैरह की जो मैथमेटिक्स है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, उन्हीं के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था सिलेबस, जो कि 7 सेगमेंट में बटा हुआ है, 7 सेक्शन बोल लो या मॉड्यूल बोल लो, उनके अंदर इसको बांटा हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखूं, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज मेरे को यहां पर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां से आपको लगभग 14.33, माफ करिएगा, सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको देखने को मिल रहा है 17.67 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये ईएमटी, जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, है ना। टाइम टेकन सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले अगर आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, ईएमटी को जरूर कंसीडर में लेके चलना, लास्ट के लिए मत छोड़ना, कहीं ऐसा सोचो कि लास्ट में करूंगा या करूंगी तो फंस जाएगा ये सब्जेक्ट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट की बात करें, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर अगर सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, तो सेकंड नंबर पे आता है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज, ये आता है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज, ये सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें से 16.33, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, तो 100 में से 16 नंबर का, लगभग 16 से 17 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है मैकेनिक्स, और लगभग 17 से 18 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है ईएमटी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये थर्ड नंबर पे है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे ईएमटी, सेकंड नंबर पे मैकेनिक्स, थर्ड नंबर पे एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्थ नंबर पे बात करें, तो फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा मैंने मेंशन नहीं किया, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, थर्मो, यहां मैं थर्मो लिख रहा हूं, तो ये फोर्थ नंबर पे है ना, ये फोर्थ नंबर पे। फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लगभग सब,
फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि क्वांटम, न्यूक्लियर, एटॉमिक, ये फिफ्थ नंबर पे आता है, लगभग 13 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑसिलेशन, वेव्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, इक्वली लगभग 12-12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जाता है, कट ऑफ कितने नंबर पर निकल जाती है, तो कट ऑफ लगभग आपकी 22 से 23 नंबर तक निकल जाती है अगर आप जनरल से हैं। और अगर आपको एक टॉप आईआईटी के अंदर जाना है, टॉप 7 आईआईटीज के अंदर आपको पहुंचना है, तो उसके लिए आपको 45 से ऊपर कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर स्टार्ट नहीं की है तो एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम फिजिक्स एग्जाम के लिए, आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य 2025 बैच। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।